गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर ये देखा था। ठीक है, अभी हमें उसके आगे का पार्ट देखना है, फॉर्मूला वो यूज़ करना है। ठीक है, बट इसके पहले मैं ये बता दूँ, आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैडम कुछ पार्ट डिलीट हो गया है पर वो भी आपने अभी पढ़ाया है तो क्या करना है करके। तो देखो, लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था आइडियल गैस और रियल गैस और बिहेवियर ऑफ गैस एंड मीन फ्री पाथ, ये तीनों चीज़ डिलीट हो गई है। अभी 75% ही आप लोगों को सिलेबस है और बाकी का पार्ट डिलीट हुआ है। लेकिन क्या क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए डिलीट हुआ है। लेकिन इसके बाद आपका जेई मेंस है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, नीट वगैरह भी, तो उससे ये पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो आपको समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी। बट ये है कि स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी या उससे रिलेटेड कुछ रहेगा, वो पार्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको समझना है, करना है, तो एक बार समझने में कोई हरकत नहीं है ना। उसका नोट्स भले ही मत करना, लेकिन समझ तो लो, कभी याद रहे, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ ऑब्जेक्टिव आए तो आपसे बन सकेंगे, इसलिए। ठीक है, आज भी मैं कुछ पार्ट ऐसे पढ़ाऊँगी जिसमें कि वो चीज़ नहीं है, तो मैं बताऊँगी, मेंशन करूँगी कि ये पार्ट नहीं है आपको सिलेबस में, लेकिन एक बार आप समझ लो। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। इसको हम एक ये भी दूसरे तरीके से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो एनर्जी है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बनता है। या इसका जो फॉर्मूला आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस फॉर्मूला। ओके, तो इस तरह से इसके किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम देखो ये वाला इक्वेशन फाइंड किया था। क्या हमने फाइंड किया था? P इज इक्वल टू 1/3 NM V बार स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, ये जो V बार स्क्वायर है ये स्मॉल v है, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है। ठीक है, कैपिटल V है। ये फॉर्मूला फाइंड किया था, तो हमने V इस साइड लेके गए, तो ये बन गया PV इज इक्वल टू 1/3 NM V बार स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ही 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2/2 ये 2 है और बाय 2 ये है, तो 2/3 यहाँ लिख दिया। एन एम भी हमने यहाँ साइड में लिखा है, तो ये हो गया 1/2 MV स्क्वायर। वो ऐसा क्यों लिखा हमने, ये जो है ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1/2 MV स्क्वायर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ लिखा है हमने 1/2 MV स्क्वायर इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल देयर इन नंबर नो इंट्रैक्शन on between molecules of ideal gas, that is every particle in random motion, therefore potential energy is 0। ठीक है, हमने इसके पहले क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा कंटेनर है, इसमें यदि आइडियल गैस रखी है तो हम क्या कहते हैं कि आइडियल गैस कैसे रहती है, बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल है। पार्टिकल दूर दूर है तो ये रैंडमली अपने आप में मोशन करते रहते, इनके बहुत कम चांसेस होते कोलाइड होने के। ठीक है ना, तो इसीलिए इनकी जो मोशन रहती है वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, एवरी टाइम ये मोशन में रहते हैं।
तो स्टेबिलिटी नहीं रहती, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेंगी, क्योंकि पूरे समय ही घूम रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी पूरी तरह से, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो वही यहाँ पे रीज़न लिखा है कि ये रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। अब टोटल एनर्जी तो क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस इक्वेशन से अब पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/2 mv² यदि यहीं रखते हैं और इस साइड pv है तो क्या आ जाएगा, ये 3 इधर चला गया, 3/2, ठीक है, pv और ये n नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, बस इतनी चीज़ बचती है। तो ये यहाँ लिख लेंगे, तो देखो ये आ गया 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 pvn, pv/n, ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है ना। हाँ, अब टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल, ठीक है, हम ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो n मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगी, n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू 3/2 pv/n प्लस 0 इंटू n, ये पोटेंशियल एनर्जी n मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, n इंटू 0 या 0 इंटू n, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी है इसमें देखो ये n है और ये n है, तो ये कट हो जाएगा, तो कितना बचाएगा, 3/2 pv, 3/2 pv, ठीक है, ये 3/2 E इज इक्वल टू 3/2 pv, इतना बच गया। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब pv को यहीं रहने दिया, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया और बाय 3 आ जाएगा, तो 2/3 E आ गया। अब क्यों हमने pv इज इक्वल टू 2/3 E लिखा है, क्योंकि pv इज इक्वल टू हमको पता है ये इक्वेशन, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, pv इज इक्वल टू NKBT, nRT भी होता है, फिर nRT से हमने NKBT का फॉर्म भी हमने इसके पहले लिखा है, आप इसके पीछे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। अब देखो अपन बोलते कि आइडियल गैस इक्वेशन उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन यदि मैं नहीं पढ़ाती तो आपको कैसे समझ में आता कि pv इज इक्वल टू NKBT कहाँ से आया, इसलिए मैंने पढ़ाया, क्योंकि वो चीज़ों का जो डिलीट किया है लेकिन उसके बावजूद आगे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो वो चीज़ें जब यूज़ होती है ना तो फिर हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से आया, इसलिए हमने पढ़ा दिया है। तो उसमें हमने सॉल्व किया था pv इज इक्वल टू NKBT, ये आया था, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, kb क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और t क्या है, टेम्परेचर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा NKBT इज इक्वल टू 2/3 E, ठीक है। अब आगे चले तो इसको यदि मैं सॉल्व करती हूँ, देखो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये E यहाँ पे रखा और ये 3 इधर गया अपॉन 2, फिर से हम 3/2 को इधर उधर घुमा रहे हैं। अब यहाँ से वापस E को सिंगल किया और ये हो गया 3/2 NKBT, ठीक है, ये आ गया। अब ये E/N यहाँ कर लेते हैं तो ये क्या बच जाता है, 3/2 KBT। अब क्यों, E तो वैसे टोटल एनर्जी हो गई थी मॉलिक्यूल की, ठीक है, N मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी हमारी ये हो गई E इज इक्वल टू 3/2 NKBT, तो नंबर ऑफ N यहाँ आ गया, मतलब N मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई। फिर हम यदि एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालें, ठीक है, तो E/N हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N है, तो पर यूनिट वॉल्यूम यदि बोलते हैं, पर यूनिट मॉलिक्यूल यदि बोलते हैं तो हमको उसको E/N करना होगा, तो E/N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 KBT। तो मीन्स दैट एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये देखो मॉलिक्यूल से डिवाइड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेंगे हम इसको, एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि के भी क्या है, कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं E/N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन एनर्जी और टेम्परेचर का, एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज एनर्जी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर का। तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट E/N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या ये भी बोल सकता है कि प्रूव दैट एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वर्ड्स में भी क्वेश्चन बन जाएगा या फिर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये डेरिवेशन लिखो और क्वेश्चन आपसे फॉर्म होता है तो यहाँ साइड में आप क्वेश्चन लिख लो, स्टिकी नोट्स भी आप यूज़ करके उस पर भी क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने स्टार किया है, स्टार इसलिए किया है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन इनका यूज़ आगे होगा, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमने इस तरह से एनर्जी क्यों ली है। ऊपर हमने देखा है कि E इज इक्वल टू क्या था, 3/2 kBT, ये टोटल एनर्जी थी। ठीक है, ये टोटल एनर्जी थी, बाय N, या N इधर कर दो वो चलेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लेते हैं तो N इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू 3/2 kBT ही रहेगा। ठीक है, अब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? अब देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं एक कंटेनर में गैस की, तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, देखो कि x कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा 1/2 mvx² प्लस 1/2 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका mvy², और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 mvz²। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इन सब का एडिशन। फिर हम क्या बोलते हैं, फॉर अ गैस एट अ टेम्परेचर T द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिनोटेड एज, तो इसको हमने बोला है एवरेज। एवरेज के लिए हम इस तरह से ये डिनोट करते हैं, एवरेज का सिंबल है ये। तो इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ एक्स कंपोनेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स कंपोनेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कंपोनेंट, ठीक है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड कंपोनेंट। इन सब का एडिशन होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट वी नो दैट द मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। हमको पता है कि ये कितनी एनर्जी आई थी यहाँ पर, ये देखो ये टोटल 3/2 kBT। ठीक है, तो अब ये 3/2 kBT ये तीनों में इक्वल पार्ट्स में जाएगी। ठीक है, अब 3/2 को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना रहा तो कैसे होगा, हाफ हाफ हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mvx² इज इक्वल टू हाफ kBT, 1/2 mvy² इज इक्वल टू हाफ kBT एंड 1/2 mvz² इज इक्वल टू हाफ kBT। ठीक है, तो ये इस तरह से जो हमने इक्वली इसको डिवाइड किया है 3/2 kBT को हाफ हाफ करके तीनों डायरेक्शन में, तीनों कंपोनेंट को हाफ हाफ kBT में डिवाइड किया है, या हाफ हाफ kBT एनर्जी दिया है। ठीक है, तो इसी को बोलते इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाफ kBT इज द मॉलिक्यूलर एनर्जी इन सिंगल x और y और z कंपोनेंट। तो हाफ kBT जब भी हम कहीं लिखेंगे एनर्जी मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होगी, या तो सिर्फ x डायरेक्शन की होगी, या सिर्फ y डायरेक्शन की होगी, या सिर्फ z डायरेक्शन की होगी। तो ये आपको समझना है कि हमने किस तरह से 3/2 kBT को डिवाइड किया है, सब कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, और
अब जब हम यूज़ करते हैं ना आगे, तो हाफ KBT ही यूज़ होता है। तो तभी तो आपको समझ में आएगा जब ये चीज़ समझोगे, है ना। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये समझना है बस, भले ही एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आएगी। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको नहीं है, नहीं है, लेकिन इसका यूज़ है। इसके बाद स्पेसिफिक हिट है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डाई एटॉमिक का कितना होता है। तो ये पहले समझेंगे तभी तो उसमें यूज़ कर पाएंगे। इसलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देख लेते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा पर समझ में आ जाएगा। द मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन होल स्पेस, दैट इज इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हमने देखा था कंटेनर में, वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो फ्री है घूमने के लिए, वो कंटेनर में किसी भी डायरेक्शन में मूव होने के लिए वो फ्री है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल कैन मूव इन 3D स्पेस, वही स्पेस में तीनों डायरेक्शन में 3 डायमेंशनली वो फ्री है मूव होने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी डायरेक्शन है, ठीक है, जितने कोऑर्डिनेट होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि वो सब डायरेक्शन में जाने के लिए वो फ्री होता है। या पूरे सिस्टम को या उसके कॉन्फ़िगरेशन को और उस मॉलिक्यूल के पोजीशन को हम को डिफाइन करने के लिए जो जो क्वांटिटीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको ये समझना है। अब आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ अ मॉलिक्यूल विच इज फ्री टू एग्जीक्यूट 1 और 2 और 3 डायमेंशन। अब देखो जो सिंगल मॉलिक्यूल है, यदि हम यहाँ पर ऐसे ये 3 डायमेंशन बनाते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये तो कोई भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है ना, चाहे वो इस डायरेक्शन में घूम सकता है, इस डायरेक्शन में ये, या फिर वो एक ही डायरेक्शन में भी जा सकता है, या फिर वो 1-2 एक्स और वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, या एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका जो डायमेंशनल ट्रांसलेशन मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, या फिर एक्स वाई में भी, या एक्स जेड में भी, या वाई जेड में भी, या फिर वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है। इसलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी या तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो हमको मैक्सिमम लेके चलना है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, या DOF बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आगे जब देखोगे तो सिर्फ DOF ही लिखा रहेगा, तो आपको समझ लेना है। तो जो इसका DOF है वो मैक्सिमम लेके चलेंगे तो होगा 3। अब इसके बाद देखते हैं डायटोमिक। अभी डायटोमिक क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें डबल एटम या डबल मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन गैस H2। सिंगल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक में आएगा, पर ये H2 है तो ये डायटोमिक, N2O2 ये इस टाइप से। जैसे ये देखो यहाँ पर लिया है जैसे देखो यहाँ लिया है, ये एक मॉलिक्यूल लिया और ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल है वो किस तरह से मूव हो सकता है। ठीक है,
अब ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल ये भी मोशन कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ये तो कर ही सकते हैं। तो मॉलिक्यूल हैविंग 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ मोशन वो तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन के कारण 3 होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। ठीक है, फिर अगला एक और पॉइंट क्या आ सकता है, एक और पॉइंट क्या आ जाएगा कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर देखो ये दो इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये कौन सा एक्सिस के, इस एक्सिस, ये z यदि हमने लिया है तो ये z एक्सिस के अलोंग ये रोटेट हो रहा है। फिर कोई दूसरा एक्सिस ले तो उसके अलोंग भी ये रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किस में, ये डायटोमिक में रोटेट अराउंड एक्सिस। तो ये जो डायटोमिक है ये किसी भी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट होता है। ठीक है, तो सपोज अ मॉलिक्यूल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस विथ आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने ये जो z के अलोंग ये ऐसे मूव हो रहा था ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कंसीडर कर लिया है आई जेड। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर लिया है आई जेड। ठीक है, तो आई जेड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसके अलोंग 1/2 आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये वाई एक्सिस के अलोंग भी ये मूव हो सकता है, ऐसे ये वाले जो दो है वो इसके अलोंग भी मूव हो सकते हैं। तब हम काइनेटिक एनर्जी क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1/2 आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, क्योंकि आई वाई हम क्या ले रहे हैं, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो रही है अब उस मॉलिक्यूल की, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी क्या हो रही है, ई ब्रैकेट में ट्रांसलेशनल भी और प्लस ई रोटेशनल भी। ठीक है ना, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी उसकी और रोटेशनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसलिए ट्रांसलेशनल क्या हो जाएगी, 1/2 mvx स्क्वायर प्लस mvy स्क्वायर प्लस mvz स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है ना ये, ठीक है, यहाँ पर इक्विपार्टीशन जो लॉ देखा था उसकी यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, प्लस हाफ ये रोटेशनल मोशन की ये हो गई जो हमने इसके पहले लिया था, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी वो लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देते तो ये एनर्जी इस तरह से लिख लिए, तो पर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल सेपरेटेड विथ हाफ kBt, मतलब ये हमने ज़रूर लिया है यहाँ एनर्जी की, एक्स डायरेक्शन में ये होगी, वाई डायरेक्शन में ये होगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ये, वाई डायरेक्शन में ये और ये रोटेशनल एनर्जी है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विपार्टीशन लॉ से क्या बोल रहे हैं, सभी डायरेक्शन में सभी एनर्जी क्या होती है, हाफ kBt। तो इन सब की जगह यदि मैंने ये पुट कर देती हूँ, यदि हम ये पुट कर देते हैं तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ये देख, ठीक है। तब हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 3, मतलब 3 × हाफ kBt। ठीक है, रोटेशनल मोशन की क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डबल ही थी एनर्जी, तो 2 × हाफ kBt। और वाइब्रेशनल मोशन की, इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी जो एटम है वो वाइब्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो दो डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट होगा ना, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन रहेगी उसकी, तो दो डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी, 2।
तो ये 2 होगी और ये होगी उसकी एनर्जी। तो ये हो गया, ये भी एनर्जी हमने अलग अलग लिया है, लेकिन ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों पोटेंशियल और काइनेटिक हो गई? क्योंकि वाइब्रेशन मोशन में जब टू एंड फ्रो मोशन जाता है तो जो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वहाँ थोड़ी देर वो रुकता है, फिर वो इस साइड आता है, क्योंकि रिस्टोरिंग एनर्जी रहती है उसके पास, रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। ठीक है, इस पोजीशन में, इसलिए इस पोजीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये सेंटर में आता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसलिए उस वाइब्रेशनल मोशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये जो 1/2 mu² ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये 1/2 kr² ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 इंटू, लेकिन हम यहाँ ऐसा अलग लिखा है, लेकिन सबको हमने इक्वी पार्टीशन लॉ से सबकी एनर्जी कैसी होती है, सेम, तो हाफ kBt दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इंटू हाफ kBt लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी एनर्जी कैसी रहती है, हाफ kBt। ठीक है, this energy of molecule is valid for high temperature and not for extremely low temperature के लिए ये जो एनर्जी हम इक्वी पार्टीशन जो एनर्जी किया है हाफ kBt, ये लो टेम्परेचर पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैस आइडियल नहीं होती है, हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल गैस होती है, और ये एनर्जी सिर्फ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ तक का पार्ट तो चलो आपके सिलेबस में नहीं था, पर ये जो चीज़ें है, ये देखो अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा है ना, इसमें हमको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करेंगे हम, हीट वगैरह देके। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है, यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया गैस का तो क्या क्या होगा, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है और प्रेशर में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, अब देखो यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ये वॉल्यूम और प्रेशर में से हमने एक चीज़ कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो उस समय जो हीट होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट। अब जैसे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ाया, तो उस समय जो हीट होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV कंसीडर किया उसको। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो उस समय जो हीट होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। ठीक, आपको ये दो चीज़ जानना है कि CV और CP क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर CP और CV का। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे मेयर्स रिलेशन, यही CP और CV का रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन। यहाँ पे देखो क्या क्या कंसीडर किया है, 1 मोल ऑफ गैस, गैस हमेशा हम आइडियल लेंगे। ठीक है, इनक्लोज्ड इन सिलेंडर, लेट PVT बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तो हम खैर अभी तक लेते ही आ रहे हैं और इसी तरह से हमें लेना है। ठीक है, फिर DT, हमेशा जब भी हम कोई भी क्वांटिटी में आगे D लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि चेंज। उसका मतलब क्या होता है, चेंज। तो हमने ये ले लिया DT मतलब टेम्परेचर में चेंज, DP तो प्रेशर में चेंज, DV मतलब वॉल्यूम में चेंज, इस तरह से। ठीक है, ये सब कंसीडर कर लिया। तो DT चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नो वर्क डन। वॉल्यूम यदि हमने कांस्टेंट रखा, देखो ये कंटेनर है, पैक है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल है, अब हम इसे हीट दे रहे हैं।
ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इतना ही रहेगा। यदि मैंने यहाँ पिस्टन लगा दिया, ठीक है, लेकिन हीट दे रहे और वॉल्यूम हमने इतना ही रखा, इसका मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये पिस्टन पर कोई वर्क नहीं करेंगे। मतलब इसको, ये पिस्टन को या तो ऊपर उठाना था तो ऊपर भी नहीं उठा पाएंगे, इसका मतलब इस पर कोई वर्क नहीं करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस के मॉलिक्यूल कोई वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यदि इंक्रीज होता था, इसका मतलब जो हमने यहाँ पर समझो एक तरह से पिस्टन या ढक्कन लगाया था, ढक्कन यदि हम लगा दें तो यदि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हम वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखते और उसको फ्री रखते हैं आगे बढ़ने के लिए या वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो ये जो गैस है ना, ये गर्म होकर के ढक्कन को ऊपर सरका देती। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है मतलब गैस कोई वर्क नहीं कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो dQ1 इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, तो जो हम एनर्जी देंगे सिर्फ ये मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आएगी। ठीक है, अब वो हम ले लेते हैं इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो हम ले लेते हैं डी। तो dQ1 जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगी, CVdT। मतलब जो भी हम हीट दे रहे हैं वो किस चीज़ में यूज़ हो रही है, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, बस। ठीक है, इसलिए dQ1 इज इक्वल टू CVdT हो जाएगा। अब यही बात यदि हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए जब हम ये बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क होगा। ठीक है, तो गैस इज हीटेड विद सम गिवन टेम्परेचर, देन dV चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा, तो वर्क इज डन टू पुल बैकवर्ड पिस्टन। तो फिर पिस्टन, मैंने अभी बोला था पिस्टन बोलो या ढक्कन बोलो, ठीक है, मैंने ये बोला था कि यहाँ पर मैंने ये ढक्कन लगा दिया या पिस्टन बोलो, तो जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन हमने वॉल्यूम चेंज बोला है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो जब हम इसको हीट देंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये पिस्टन के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको जो हम हीट दे रहे हैं वो दो पार्ट से यूज़ हो रही है, एक तो उसका इंटरनल भी, मॉलिक्यूल का इंटरनल भी एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल को वर्क करने के लिए भी वो यूज़ होगी। ठीक है, तो dQ2 dE मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी और प्लस dW मतलब वर्क करने के लिए भी एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, dQ2 क्या हो जाएगी, D प्लस dW वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क डन होगा PdV। ठीक है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, CPdT, क्योंकि इस समय हमने क्या रखा है, कांस्टेंट प्रेशर, तो D प्लस dW इज इक्वल टू हो जाएगा CPdT। ठीक है, क्या हो जाएगा, DE ये इंटरनल एनर्जी और ये पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए जो वर्क कर रही है वो एनर्जी भी होगी। मतलब जो हम हीट दे रहे हैं वो दो पार्ट में यूज़ हो रही है, एक तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और दूसरा वो मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर भी वर्क कर रहा है, मतलब वर्क करेंगे। अब जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वर्क कर रहा है, तो D प्लस dW, और ये किसके बराबर होगी, ये होगी CPdT के, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो स्पेसिफिक हीट उस समय CP है, तो CPdT के। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक D इज इक्वल टू CVdT, तो यहाँ सिर्फ D इज इक्वल टू CVdT क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये वर्क एब्सेंट रहेगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ वर्क एब्सेंट रहेगा, और जब कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी होगी। समझ में आया, तो ये दो कैसे फॉर्मूले
आए हैं। अब ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे नया, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखते हैं हम d प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी, और दूसरा है डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो ये डी ई की जगह हम सी वी पुट कर देते, सी वी डी टी ये पुट कर दिया। डी डब्ल्यू की जगह हमने पी डी वी पुट कर दिया, और ये सी पी डी टी। अब सी वी और सी पी, ये डी टी है तो हम दोनों में डी टी कॉमन है तो एक साइड कर देते हैं। तो सी पी ये प्लस है तो सी वी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी और डी टी कॉमन निकल जाएगा, इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ डी टी है और यहाँ पी डी वी है, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं यहाँ बताती हूँ। ये आया हमारा सी पी माइनस सी वी, ठीक है, और ये डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। अब हमारे पास एक रिलेशन है अपना आइडियल गैस वाला, पी वी इज इक्वल टू आर टी। यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या हो जाएगा, पी डी वी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो पी नहीं होगा, पी कांस्टेंट होगा, यहाँ आर कांस्टेंट है, ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आर डी टी, ठीक है। अब ये पी डी वी है यहाँ पर, तो ये पी डी वी की जगह आर डी टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर डी टी पुट कर देंगे तो सी पी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी। तो ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। देखो यही रिलेशन है क्या, नीचे आया ना ये, देखो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये समझ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है मेयर रिलेशन, और इसको आप अच्छे से देख लेना, और नहीं समझ में आएगा तो ये रिपीट कर लेना, वीडियो को बार बार देख लेना 2-3 बार, ठीक है। ये मेयर्स रिलेशन है। अब दूसरा और थोड़ा सा इसको करेक्ट किया है हमने, क्योंकि ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसमें नॉर्मल यूनिट्स लेते हैं। यदि हम ये वर्क डन की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो हम इसको जूल में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्म हम सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर को यहाँ पे यदि जूल के फॉर्म में लिखे तो ये रिलेशन हो जाता है आर बाय जे, ठीक है। ये हो जाएगा आर बाय जे। दूसरा एक और रिलेशन है, एक और ये रिलेशन है, देखो सी पी इज इक्वल टू एम ज़ीरो एस पी और सी वी इज इक्वल टू एम ज़ीरो एस वी, ठीक है। जहाँ m0 क्या है, मोलर मास है, ठीक है, और sp और sv क्या है, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। यहाँ दिख नहीं रहा है बराबर, ठीक है, ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट sp। तो ये रिलेशन होता है cp इज इक्वल टू m0 sp और cv इज इक्वल टू m0 sv। तो ये क्या हो जाएगी, एस पी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एस वी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको यदि हमको वापस लिखना है सी पी और सी वी के जगह पे हम ये पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम ज़ीरो एस पी माइनस एम ज़ीरो एस वी इज इक्वल टू आर बाय जे। m0 कॉमन निकाला तो एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर बाय जे आ जाएगा। फिर एस पी माइनस एस वी निकाले हम तो क्या हो जाएगा, आर बाय m0 जे। ये भी एक रिलेशन होता है, पर ये क्या हो जाएगा, जब बोला स्पेसिफिक हीट के लिए निकालो तो ये फाइंड करना आपको, लेकिन जब बोले कि प्रिंसिपल हीट की बात होगी तो आपको ये वाला इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो
अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग देयर टाइप्स। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस। अब देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 3/2 NaKBT। एन यहाँ था जो यहाँ आ गया। ठीक है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एवरेज एनर्जी पर एटम होती है 3/2 KBT और टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी पर मोल इतनी, E इज इक्वल टू 3/2 NaKBT। ठीक है, अब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE/dt। मतलब क्योंकि अपना क्या था, DE इज इक्वल टू CV/dt था, तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV/dt। जस्ट हमने इसके पहले जो देखा था, इज इक्वल टू, अब ये DE/dt है, E की वैल्यू ये है, मतलब D/dt 3/2 NaKBT। यदि हम ये ऐसा रखते हैं, मतलब कैसे, D/dt है, E कैपिटल T है, E की जगह हमने क्या पुट किया, 3/2 Na और ये KB और ये T। ठीक है, अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट चीज़ें हो गई और ये T वेरिएबल है, तो ये dt/dt 1 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 3/2 NaKB। ठीक है, यही यहाँ पे रखा है, तो यही हमारे पास आ गया। CV की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 NaKB। और ये NaKB मतलब क्या होता है, R। ये भी हमने निकाला है पहले। ठीक है, तो NaKB इज इक्वल टू ये है R। सबसे पहले पुट किया था आइडियल गैस इक्वेशन में, R इज इक्वल टू NaKB, वही यहाँ पे लिख दिया हमने। तो Cp इज इक्वल टू क्या है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R है, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस CV हो गया, तो R प्लस ये 3/2 R हो गया। CV की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट किया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 R हो गया। ठीक है, अब ये एक रिलेशन होता है गामा का, तो गामा इज इक्वल टू होता है Cp/CV इज इक्वल टू 5/2 अपॉन R, 5/2 R और ये 3/2 R, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 5/3 बच गया। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 5/3। अब वही डायटोमिक की बात करते हैं। डायटोमिक गैस की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी वहाँ पर, 5। ठीक है, 5 भी है 7 भी है, दोनों कंडीशन होती है। पहले 5 के लिए देखेंगे फिर 7 के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये इसमें जो एग्जाम्पल है वो O2 N2 CO HCl इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे डायटोमिक। इनके लिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 NaKBT, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, प्लस 2 NaKBT, ये किसके लिए हो जाएगा, 2 टाइम्स हम रोटेशनल मोशन के लिए लेते हैं और हाफ NaKBT आता है, इसलिए 2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो 5/2 NaKBT आ जाएगा। फिर से वही CV निकाला हमने DE/dt, तो 5/2 NaKB आ गया। NaKB क्या है, R, तो 5/2 R। Cp की वैल्यू CV प्लस R होती है, तो 5/2 R प्लस R, तो ये क्या हो गई 7/2 R। तो गामा क्या हो गया, Cp/CV इज इक्वल टू यही 7/2 R अपॉन 5/2 R इज इक्वल टू 7/5 R। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डिग्री ऑफ फ्रीडम या इक्विपार्टीशन एनर्जी से हम ले रहे हैं ये। ठीक है, अब यदि वो नहीं समझा होता तो फिर हम ये कैसे कर पाते, है ना। तो डायटोमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग। अब यहाँ पे हमने वाइब्रेशनल मोशन नहीं लिया था, इसलिए ये आई थी वैल्यू। जब हम वाइब्रेशनल मोशन के साथ बात करेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 NaKBT, ये ट्रांसलेशनल। ठीक है, ये हो गई ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3/2, ये हो गई रोटेशनल मोशन के लिए 2/2 और ये 2/2 ये हो गया वाइब्रेशनल मोशन के लिए। ठीक है, तो क्या होगी, सबको ऐड किया तो 7/2 NaKBT। फिर हम CV की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, CV की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये 7/2 NaKBT, तो CV की वैल्यू हो जाएगी 7/2 NaKB, मतलब 7/2 R। फिर उससे Cp निकालेंगे 7/2 R, 7/2 R प्लस R, मतलब 9/2 R। फिर गामा की वैल्यू निकालते Cp/Cv, तो 9/2 R, 7/2 R, तो 9/7। ठीक है, ये इस तरह से हम डायटोमिक गैस के लिए निकालते हैं गामा की वैल्यू। अब पॉली एटॉमिक गैसेस, जब हम पॉली एटॉमिक गैसेस की बात करते हैं तो जो रोटेशनल मोशन भी तीनों डायरेक्शन की तीनों एक्सिस के अलोंग हो सकती है पॉली एटॉमिक में, और रोटेशनल मोशन भी तीनों एक्सिस के अलोंग होंगी, ट्रांसलेशन मोशन तो होगी ही तीनों एक्सिस के अलोंग। और जो हम वाइब्रेशन लेते हैं वो नंबर ऑफ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकते, तो उसको हम लेते हैं F। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हम बात करें 3/2 NaKBT, यहाँ 3/2, तो ये हो गया 6/2। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, नंबर हमें नहीं पता तो हम F ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 F NaKBT। अब इसको जब सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू, ये 2 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा तो 3 NaKBT आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ F बच जाएगा NaKBT। ठीक है, तो E की वैल्यू हो जाएगी 3 + F NaKBT। फिर CV निकालेंगे तो 3 + F NaKB आएगा, T हट जाएगा, NaKB R हो गया, तो 3 + F R। Cp क्या हो जाएगा, CV + R, CV + R, तो CV क्या है 3 + F R + R, तो ये क्या हो जाएगा 4 + F, 4 + F R। तो गामा क्या हो जाएगा 4 + F R बाय 3 + F R, R से R कैंसिल, तो 4 + F/3 + F। ये पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए हो गया। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ तक अब आपका ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ हमने कहा था कि इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और एंड रेडिएशन। तो अब रेडिएशन का पार्ट हम अगले पीरियड में देखेंगे। यहाँ कंप्लीट होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अब आप ये सारे जो नोट्स है ये अच्छे से कर लेना, और जो पार्ट नहीं है उसको मैंने स्टार किया है, वो आप नहीं भी नोट्स बनाओगे तो चलेगा, लेकिन आप समझ जरूर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, यही कंप्लीट करते हैं आज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेडिएशन। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।